हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था एंड क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे पॉइंट वाइज आंसर बताया है, आप सभी को वैसे ही पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है। ठीक है, सो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इट ऑफर्स कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ मल्टीपल सीडलिंग्स इन अ emergency. However, it exploited diseases of free plant which are acquired by specific methods. Third, it makes to improve the probability of survival under different conditions. Fourth, it might keep using on hybrid seeds to increase crop on the year. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ पॉली एम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड, हम लोग एक्सप्लॉयटेड कैसे करेंगे कमर्शियली पॉली एम्ब्रियोनी को? तो ऐसा पूरे पॉइंट वाइज 4 पॉइंट्स लिखना है आंसर में। देख लो कैसे कैसे लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन। मतलब कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और सीड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। तो हमें क्या करना है? ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था। ठीक है, सो इसके लिए भी हमें पॉइंट वाइज आंसर्स ही लिखने हैं। तो ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देन अ पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड through which the two male gamete pass. Then only fertilization occurs. The fertilized ovule develops into seed and ovary into the fruit. So we can clearly say that pollination and seed formation are very important for fruit formation. Without this process, fruits are not formed. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3. Incompatibility is a natural barrier in the fusion of gametes. How will you explain this statement? तो incompatibility जो है ये एक natural barrier है fusion of gametes में। तो ये statement को हम लोग explain कैसे करेंगे वो पूछा है हमसे। ठीक है, so genetic incompatibility जो है is a natural pre-zygotic reproductive isolation mechanism. Pre-zygotic isolation mechanism are defined as the mechanism which prevents the formation of zygote between incompatible organisms. In genetic incompatibility, if the sperm and ova are from different species, then they do not recognize each other and hence do not fuse to form the zygote. Point number 4. Hence, incompatibility act as natural barrier for fusion of gametes to prevent reproduction between individuals of different species. So यहाँ पर ये भी 4 पॉइंट्स लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा है? डिस्क्राइब 3 डिवाइसेस बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन इज एनकरेज्ड इन एंजियोस्पर्म्स बाय अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हमें 3 मेथड्स जो है वो 3 डिवाइसेस ऐसे बताना था जिसकी वजह से हम लोग जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो एनकरेज कर सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बाय अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड। फर्स्ट है रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कि जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, ये दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। दैट इज स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर पोलेंस आर रिलीज्ड और आफ्टर दे आर रिलीज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। देन सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अ जेनेटिक मेथड टू प्रिवेंट pollen from fertilizing ovules of the same flower by inhibiting their germination on stigma or pistil. Third, production of unisexual flowers so that the male and the female parts will be present on different plants, that is dioecious, or on same flowers in the same plants, that is monoecious.
तो डायोशियस का मतलब क्या होता है, जितने भी मेल और फीमेल पार्ट्स है वो अगर डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट है तो वो डायोशियस हो गया, और अगर डिफरेंट फ्लावर्स है अगर सेम प्लांट के तो वो क्या हो जाएगा, फिर मोनोशियस हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रोसेस रहेंगी वो क्या करेंगी, फिर प्रिवेंट करेंगी। दिस प्रिवेंट्स बोथ, दैट इज ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी, ये दोनों की जो प्रोसेस होती है वो प्रिवेंट करेंगे। तो so here we have completed our question number 3 also. Now moving towards question number 4, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिफाइन करनी है, डिस्क्राइब करनी है हमें, ठीक है। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन फीमेल गैमेट विद टू मेल गैमेट्स। डबल फर्टिलाइजेशन में एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है दूसरे दो मेल गैमेट के साथ में, ठीक है। अब उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसा आ जाएगा उसका। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स एंड आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द फ्लावर्स फॉर्म द रिप्रोडक्टिव part of angiosperms with separate male and female reproductive organs. Each contain gametes, that is sperm and egg cells respectively. Pollination helps the pollen grains to reach stigma via style. The two sperm cells enter the ovule synergid cells. This proceed to fertilization. In angiosperms, the fertilization results in two structures, namely zygote and endosperm, hence named double fertilization. Double fertilization is a complex process where out of two sperm cells, one fuses with the egg cell and the other fuses with two polar nuclei, which results in a diploid 2n zygote and a triploid 3n primary endosperm nucleus, PEN, respectively. Since endosperm is a product of the fusion of three haploid nuclei, it is called as triple fusion. Eventually, the primary endosperm nucleus develops into the primary endosperm cell, that is PEC, and then into the endosperm. The zygote becomes an embryo after numerous cell division. इसके बाद में ये वाली पूरी जो प्रोसेस हो जाएंगी डबल फर्टिलाइजेशन की, वो डिस्क्राइब करने के बाद में जो पेज नंबर 10 पर डायग्राम दिया हुआ है आपको, फिगर नंबर 1.13, वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तब जाके ही आपको ये 5 मार्क मिलेंगे पूरे के पूरे। 1 मार्क तो यहाँ पर ये डेफिनेशन के लिए चले जाएंगी, देन 2 to 3 मार्क्स जाएंगे यहाँ पर आपने जो ये पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया हुआ है उसके लिए, एंड देन 2 मार्क्स जाएंगे ये जो डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं विथ लेबलिंग, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये पेज नंबर 10 हो गया। पेज नंबर 10 पर यहाँ पर ये जो हमें डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम दिख रही है ना, ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में विथ लेबल्स, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ पर ये स्टिग्मा दिख रहा है, स्टिग्मा पर अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन आया तो उसका फिर एंट्री हुआ पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा, फिर उसके बाद में वो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर से वो माइक्रोपाइलर एंड से जा रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से वो कहाँ पर जाएगा, सिनर्जिड्स में जाएगा, फिर वहाँ पर जो है वो सेल्स बस्ट आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद में जो एक पोलन ग्रेन है वो किसके साथ में फ्यूज़ हो जाएगा, एग सेल के साथ में फ्यूज़ होके वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो दूसरा मिल गैमेट है वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ में फ्यूज़ होके क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो एक्सप्लेन करना था हमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसका आंसर कैसे लिखेंगे,
The nucleus of each microspore mother cell undergo meiosis or reduction division and give rise to 4 haploid nuclei. This process is called as microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस की प्रोसेस होंगी, तो उससे क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे. ठीक है. The 4 nuclei are arranged tetrahedrally and soon gets enclosed with cell walls. These are now called as microspore or pollen grains. This microspore further divide once by mitosis to form two-celled microspore and differentiate into pollen grain. Each microspore, the pollen grain, soon dry up and become powdery while the tapetum gets absorbed. Fifth, the partition walls helps the sporangia get destroyed and the microspores are liberated by the dehiscence of the anther. सो ये वाला मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें ये वाली जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वो पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी. यहाँ पर सिर्फ ये देख लो कि आंसर जो लिखने का पैटर्न है वो कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट वाइज लिखना है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करना है. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमारा सॉल्व हो गया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. सो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है सो ट्राई टू अवॉइड दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दी oospore divides transversely forming two cells, a terminal cell and a basal cell. The cells towards the micropylar end of the embryo sac is the suspensor cell, that is basal cell, and the other one makes up the embryo. Second cell, that is terminal cell. The terminal cell by subsequent divisions gives rise to the embryo while the basal cell contributes the formation of suspensor. Third, the terminal cell divides by vertical division forming a 4-celled one-shaped embryo. In certain plants, the basal cells also form the hypocotyle, that is the root of the embryo, in addition of suspensor. The terminal cells of the 4-celled proembryo divide vertically at right angle to the first vertical wall forming 4 cells. Now each of the 4 cells divide transversely forming the octant, that is 8-celled of the embryo. Fifth point, the 4 cells next to the suspensor are termed the hypobasal or posterior octants, while the remaining 4 cells make the epibasal or anterior octants. The epibasal octants give rise to plumule and the cotyledons, whereas the hypobasal octants give rise to hypocotyle with the exception of its tip. Next, a point. Now all the 8 cells of the octant divide periclinically, forming the outer and inner cells. The outer cells divide further by anticlinal division, forming a peripheral layer of epidermal cells, the dermatogen. 8 point. The inner cells divide by longitudinal and transverse divisions, forming periblem beneath the dermatogen and plerome in the central region. 9th, the cells of periblem give rise to the cortex while that of the plerome form the stele. At the time of development of the octant stage of embryo, the 2 basal cells divide transversely forming 6 to 10 celled filament, the suspensor, which attains its maximum development by the time embryo attains globular stage.
The suspensor pushes the embryo cells down into the endosperm. The distal cells of the suspensor is much larger than the other cells and acts as a haustorium. The lowermost cells of the suspensor is known as hypophysis. By further divisions, the hypophysis give rise to the embryonic root and the root cap. With the continuous growth, the embryos become heart-shaped, which is made up of two primordia of cotyledons. The mature embryo consists of a short axis and the cotyledon. Each cotyledon appear on either side of hypocotyle. In most of the dicotyledonous, the genera course of the embryogenesis is followed as seen in Capsella, Bursa, पार्थोरिस. सो ये देखो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है ना, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से देख के डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड ग्रो थ्रू हो जा सकते हो ये आंसर्स के थ्रू. ठीक है. सो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें एक नोट भी था कि यहाँ पर जो डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 12 पे फिगर 1.51 वो भी आप सभी को ड्रॉ करनी है. ये देखो ये वाली डायग्राम जो दी हुई है पेज नंबर 12 पे 1.15 पर, ये सभी की सभी डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी है एंड देन इसके जो लेबल्स दिए हुए हैं ये राइट साइड में ये सब भी आपको लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है हमसे. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एलस ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल एंड लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो कैसा आ जाएगा. एनाट्रोपस ओव्यूल की सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमें पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है फिगर नंबर 1.6 एंड देन उसके बाद में लिस्ट द कंपोनेंट्स कहा था हमें. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स है. द एग सेल फॉर्म्स द जाइगोट एंड द एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट. सेंट्रल न्यूक्लियर फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये क्या हो जाएंगे. लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड उनका फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये देखो ये वाला जो हमें पेज नंबर 4 पर एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम दिया हुआ है यही वाला ड्रॉ करना है. विथ लेबल्स ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है. ठीक है. तो सबसे पहले ये डायग्राम आ जाएगा एंड देन उसके लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर फेट आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर हमने जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है एंड फिलअप्स फिल करने हैं हमें. तो पहला क्या है. दी डैश कलेक्ट्स दी पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन को कौन कलेक्ट करता है. स्टिग्मा कलेक्ट करता है. ठीक है. दी मेल वल कॉल दी एंड्रोशियम प्रोड्यूसेस दी पोलन ग्रेन. फ्लावर में जो मेल वल रहता है उसे हम क्या कहेंगे. एंड्रोशियम. फीमेल वल को क्या कहते हैं. गैनोशियम. तो एंड्रोशियम क्या प्रोड्यूस करेगा. पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा. अब पोलन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं. मेल गैमेट्स बोलते हैं. ठीक है. दी पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स दी मेल गैमेट. दी ओव्यूल कंटेन्स दी एग और दी ओवम. अब ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा. एग प्रेजेंट रहेगा या फिर ओवम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन मेल गैमेट and the egg fuse together. The fertilized egg grows into seed from which the new plant can grow. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होती है. एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ में फ्यूज़ हो जाता है और फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है वो क्या करेगा. ग्रो करेगा सीड में, जिससे कि फिर न्यू प्लांट की ग्रोथ होने लगती है. द पेडिसल इज़ द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच. अब फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से वो जो फ्लावर है उसके अदर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो अटैच होते हैं. तो पेडिसल ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ से फ्लावर्स के अदर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो अटैच होते हैं. नेक्स्ट पॉलिनेशन क्या होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अ डिफरेंट फ्लावर. नेक्स्ट यहाँ पर हमसे क्या कहा है.
Once the pollen grain reaches the stigma, pollen tube transfers down the gamete to the ovary where fertilization occurs. अब पोलन ट्यूब है तो वो क्या ट्रांसफ़र करेगा, मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करेगा, डैट इज़ पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है. The whorls are colored to attract the insects that carry the pollen. Some flowers are also produce nectar or fragrance that attracts the insects. तो कुछ अब इंसेक्ट्स को क्या अट्रैक्ट करेगा, फ्रेगरेंस या फिर नेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड दैट इज कैलिक्स इज ग्रीन दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर अंटिल इट ओपन्स. तो जब तक के फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कैलिक्स करेगा. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए हैं एंड इसके पार्ट्स को लेबल करना है. तो यहाँ पर देखो ये जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया. हाइपोकोटाइल, देन उसके बाद में ये वाला रेडिकल जहाँ से रूट्स ओरिजिनेट होंगे एंड देन ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट हो गया. अब हाइपोकोटाइल के ऊपर में क्या आ जाएगा, एपिकोटाइल आ जाएगा. एंड ये वाला क्या आ गया, कॉटिलिडन आ गया और फिर उसके बाद में उसका जो आउटर वाला पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सीड कोड आ जाएगा. यहाँ पर ये जो एक नॉच के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या हो गया, हाइलम हो गया. सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, स्ट्रक्चर बिफोर सीड फॉर्मेशन कॉलम 1 में दिया हुआ है एंड कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आफ्टर सीड फॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है. ए में क्या है, फ्यूनिकल दिया हुआ है. तो फ्यूनिकल क्या था, वो एक स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जो कि क्या करता था, जो मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल है उसको कनेक्ट करके रखता था प्लेसेंटा से. तो ए का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डैट इज़ द स्टॉक ऑफ सीड. बी क्या है, स्कार ऑफ ओव्यूल. स्कार ऑफ ओव्यूल का आंसर क्या आ जाएगा, हिलम. सी क्या दिया हुआ है हमें, जाइगोट दिया हुआ है. जाइगोट का क्या आ जाएगा, टेस्टा. एंड देन डी में क्या दिया हुआ है, इनर इंटीग्यूमेंट. इनर इंटीग्यूमेंट क्या बनाएगा हमारा, टेगमेन बनाएगा. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. इसके जो फर्दर सब टॉपिक्स है लेसन के वो हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को. So if you like the video, please like, share and subscribe our channel, and if you are having any queries then do message in the comment box. Thank you.